अब तक आपने सुना, ललिता के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण वो शेखर के पड़ोस में रहने वाले अपने मामा के घर रहती है। एक दिन खेल खेल में अनायास ही ललिता ने शेखर के गले में पुष्पमाला क्या डाल दी, वो जैसे उसके लिए वरमाला बन गई। उधर गिरीन्द्र ललिता से प्रेम करने लगा है। क्या ललिता वास्तव में गिरीन्द्र की हो गई या शेखर अपने प्रेम को पा सका? आइए सुनते हैं आगे। 2-3 महीने बाद की बात है। नवीन चंद्र अपनी बैठक में बैठे हुए हिसाब किताब देख रहे थे कि गुरुचरण उदास चेहरा लिए अंदर घुसे। वो फर्श पर बैठना ही चाहते थे कि नवीन बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इस असमय नहा नहीं सकूंगा। तुम्हारा क्या? तुमने तो अपनी जात दे दी, लेकिन मुझे तो अपने धर्म की चिंता है। बेचारे गुरुचरण सिर झुकाए दूर पड़ी एक चौकी पर बैठ गए। 3-4 दिन पहले वो नियमानुसार दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में दीक्षित हो गए हैं। कई लोगों के मुंह से ये समाचार आज नवीन चंद्र को मिला है और इसीलिए वो आज इतने नाराज हैं। गरज कर उन्होंने गुरुचरण से पूछा, क्यों जी, ये जो कुछ सुन रहा हूं सच है ना? किसी तरह गुरुचरण ने सिर हिलाकर प्रकट किया कि हाँ, सच है। क्यों किया तुमने ये काम? नवीन चंद्र के शब्दों से अंगारे बरस रहे थे। उस समय यही ठीक लगा दादा। 2 ही काम कर सकता था, या तो गले में फंदा डालकर छत से लटक सकता था या फिर ब्रह्म समाज ग्रहण कर सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सोचा कि आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि ब्रह्म समाजी हो जाऊं। इसीलिए ब्रह्म समाजी हो गया। बहुत अच्छा किया भैया, अपने गले में फंदा न डालकर हम सबके गले में डाल दिया। जाओ अब यहां से और अपना काला मुंह हमें कभी न दिखाना। करना अपनी लड़कियों की शादी डोम चमारों से। गुस्से से नवीन चंद्र के नथुने फड़कने लगे थे। गुरुचरण आंखें पोंछते हुए बैठक से बाहर निकल आए। गुरुचरण को डांटकर घर से बाहर निकाल देने पर भी नवीन चंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल राज मजदूरों को बुलवाकर आदेश दिया कि दोनों घरों की छत के बीच दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि एक घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता बंद हो जाए। कलकत्ता से बहुत दूर किसी शहर में जब भुवनेश्वरी को अविनाश के पत्र से ये समाचार मिला तो उन्हें रोना आ गया। शेखर से पूछने लगी, ऐसी कुमति किसने दी तेरे बाबूजी को? कुछ क्षण चुप रहकर शेखर ने उत्तर दिया, माँ, गुरुचरण बाबू के ब्रह्म समाजी होने के बाद तुम लोग खुद ही कुछ दिनों बाद उन्हें जाति से बाहर कर देते। भला इतनी लड़कियों का ब्याह वे किस तरह करते? जरा सोचो तो। भुवनेश्वरी की समझ में ये बात नहीं आई। सिर हिलाती हुई वो कठोरता से बोली, दुनिया में कोई काम रुका नहीं करता शेखर। अगर जाति बदलने से ही लड़कियों के ब्याह हो जाते हैं तो आए दिन लोग जाति बदलते रहते। शेखर कुछ नहीं बोला। आंसू पोंछती हुई भुवनेश्वरी कहने लगी, अगर मैं इस बार भी ललिता को अपने साथ ले आती तो जैसे भी होता मैं ही उसका ब्याह करती। मैं तो सचमुच यही समझी थी कि ललिता के हाथ पीले होने वाले हैं, इसीलिए गुरुचरण उसे नहीं भेज रहा है। ठीक है माँ, अगर यही बात है तो तुम घर लौटकर ललिता की शादी अपने हाथों से कर देना। उसके मामा ही तो ब्रह्म समाजी हुए हैं, वो तो नहीं हुई। शेखर ने माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। भुवनेश्वरी सोच में पड़ गई। बोली, मुझे तो ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन तेरे बाबूजी का स्वभाव कुछ दूसरे ही ढंग का है। वो इन मामलों में बहुत कट्टर हैं। वो अब इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि वो हमें उन लोगों से मिलने तक न दें। शेखर को भी इस बात की आशंका थी। वो उठकर वहां से चला गया, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं उतरी। फिर उसका उस शहर में मन नहीं लगा। 2-3 दिन बाद एक दिन शाम को घर लौटकर भुवनेश्वरी से बोला, माँ, अब मन यहाँ से उखड़ गया है, घर चलो। भुवनेश्वरी तत्काल सहमत हो गई। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने घर पहुंचकर देखा
जहां दोनों घरों के बीच एक घर से दूसरे घर जाने का रास्ता था, वहां छत पर बहुत ऊंची दीवार उठवा दी गई है। बिना कुछ पूछताछ किए माँ और बेटा समझ गए कि गृह स्वामी नवीन चंद्र जी की इच्छा नहीं है कि गुरुचरण बाबू और उनके परिवार से कोई संबंध रखा जाए। रात के खाने के समय भुवनेश्वरी ने शेखर से कहा, ऐसा लगता है कि ललिता की सगाई गिरीन्द्र के साथ होने वाली है। वैसे मुझे भी ऐसा शक था। शेखर का हाथ रुक गया। पूछा, तुमसे किसने कहा माँ? ललिता की मामी ने। दिन में तेरे बाबूजी सो गए थे तो मैं उनके घर गई थी। ललिता ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। फिर अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, सब भाग्य की बात है शेखर, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। भाग्य ललिता का। वैसे गिरीन्द्र भी बुरा लड़का नहीं है, पैसा भी पास है, ललिता को कोई कष्ट नहीं होगा। शेखर की भूख ही मर गई। दिखाने के लिए वो झूठ मूठ कुछ खाता रहा और जैसे ही भुवनेश्वरी उठी, वो भी उठा और हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन शाम को वो टहलने के लिए निकला। जब वो गुरुचरण के घर के पास पहुंचा तो उनकी बैठक से उसे बातचीत और हंसने हंसाने का शोर सुनाई पड़ा। आगे बढ़कर उसने देखा महफिल जमी हुई है और लोग चाय पीते हुए हंस बोल रहे हैं। शेखर को देखते ही सब लोग चुप हो गए। शेखर के चेहरे पर न जाने क्यों एक कठोर सा भाव आ गया था। उसे देखकर उन लोगों के चेहरों का उल्लास भी समाप्त हो गया था। ललिता के अतिरिक्त किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि शेखर और उसकी माँ लौट आए हैं। इसीलिए सब लोग शेखर को देखकर अवाक रह गए। गिरीन्द्र भी चुप हो गया। उसके साथ एक नवयुवक भी था, वो भी खामोश हो गया। गुरुचरण बाबू का चेहरा उतर गया। ललिता नीचे बैठी हुई थी। एक दृष्टि शेखर की ओर डालकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। शेखर तख्त के एक किनारे पर बैठ गया और वातावरण को सहज करने के लिए हंसकर बोला, क्या बात है, मेरे आते ही सब लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने कुछ कहा जो शायद कोई नहीं सुन सका। उन लोगों के संकोच को मिटाने के लिए शेखर ने स्वयं ही बातचीत आरंभ की। उसने बताना आरंभ किया कि वो माँ के साथ किन किन स्थानों पर गया, वहाँ की जलवायु कैसी थी, इस पानी बदल से माँ को कितना लाभ हुआ। और भी बहुत ही बेमतलब की बातें करने के बाद उसने बताया कि वो कल सुबह ही माँ के साथ लौटा है। अब तक सब लोग संभल चुके थे। गुरुचरण ने उस अपरिचित नवयुवक का परिचय देते हुए शेखर से कहा, ये अपने गिरीन्द्र के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक ही जगह इनका घर है, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, श्याम बाजार में रहते हैं, कभी कभी मिलने चले आते हैं। शेखर सब कुछ सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उठने का उपक्रम करते हुए उसने कहा, और चाचा जी, बाकी सब तो ठीक ठाक है ना? गुरुचरण ने कोई उत्तर नहीं दिया तो शेखर उठने लगा। शेखर को उठते देखकर गुरुचरण सहसा कातर स्वर में बोले, बेटा, हमें एकदम मत छोड़ देना, बीच बीच में कभी आकर हालचाल पूछ लेना। वैसे तुमने सब कुछ सुन तो लिया ही होगा। शेखर के कुछ कहने से पहले ही गुरुचरण बाबू की पत्नी के रोने की आवाज अंदर से आने लगी। गुरुचरण भी धोती के छोर से अपने आंसू पोंछने लगे। गिरीन्द्र और उसका मित्र अपराधियों की तरह बैठे हुए बाहर देखने लगे। ललिता उठकर अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद शेखर रसोई घर से निकलकर आंगन में जा रहा था कि उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी, जो अंधेरे में दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसे देख ललिता सामने आई और जमीन तक सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद उससे लगभग सटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शेखर के वक्ष स्थल तक पहुंच गया था। कुछ क्षण ललिता न जाने किस आशा के साथ उसी तरह खड़ी रही, फिर पीछे हट गई और धीमे कोमल स्वर में बोली, मेरी
चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सी चिट्ठी? मुझे तो तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। खैर, क्या लिखा था उसमें? ललिता ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, बहुत सी बातें थीं, अब जाने दो उनको। सब कुछ तो तुमने सुन ही लिया है, अब तुम्हारी क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा? शेखर ने व्यंग से कहा। मेरी आज्ञा से क्या होगा? ललिता आश्चर्य से शेखर का मुंह देखती हुई बोली, क्यों? मैं किसे आज्ञा दे सकता हूं ललिता? ललिता का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। शंकित स्वर में बोली, मुझे? और किसे आज्ञा दोगे? तुम्हें किस तरह आज्ञा दे सकता हूं ललिता? और अगर दूं भी तो तुम क्यों उसका पालन करोगी? शेखर के स्वर में गंभीरता के साथ कुछ करुणा भी आ गई थी। ललिता मन ही मन डर गई। शेखर के थोड़े निकट आकर रुआंसे स्वर में बोली, शेखरदा, इस समय मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। क्या होगा बताओ ना। मुझे तो डर से रात को नींद तक नहीं आती। उसका स्वर भर आया था। डर किस बात का ललिता? तुम भी विचित्र हो शेखरदा। ललिता घबरा कर बोली, पूछ रहे हो डर किस बात का? तुम यहाँ नहीं थे, माँ भी नहीं थी। इस बीच मामा न जाने ये क्या कर बैठे। अब माँ अगर मुझे अपने घर में न ले तो? शेखर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, हाँ ये तो ठीक है, माँ तुम्हें अपने घर में नहीं लेना चाहेंगी। तुम्हारे मामा ने गिरीन्द्र बाबू से रुपए लिए हैं, ये बात माँ को मालूम हो गई। और फिर ललिता, अब तुम हो गई हो ब्रह्म समाजी और हम लोग हैं हिंदू। अब तुम ही बताओ कि हमारा और तुम्हारा मिलन कैसे हो सकता है? मामा ब्रह्म समाजी हो गए हों या कुछ और धर्म अपनाए शेखरदा, लेकिन जो तुम्हारा धर्म है वही मेरा धर्म है। माँ अगर तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगी तो निश्चय ही मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। और जहाँ तक गिरीन्द्र बाबू से रुपए लेने की बात है, वो रुपए तो गिरीन्द्र बाबू को हमें वापस देने ही होंगे। कर्ज तो कर्ज ही है, उसे चुकाना ही पड़ेगा, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। लेकिन कर्ज चुकाने के लिए रुपए कहाँ से मिलेंगे? शेखर ने गंभीरता से कहा। ललिता ने शेखर के चेहरे की ओर एक भरपूर दृष्टि डाली जो बहुत कुछ कह रही थी, और फिर बोली, जानते नहीं, स्त्रियों को रुपए उनके पति से मिलते हैं, मुझे भी वहीं से मिलेंगे। शेखर सिर से पैर तक सुलग उठा। व्यंग पूर्वक बोला, लेकिन तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच जो दिया है। अंधेरे में ललिता शेखर के चेहरे पर आए भावों को न देख सकी, लेकिन शेखर के स्वर का व्यंग उसे डस गया। वो पीछे हटती हुई दृढ़ स्वर में बोली, ये झूठ है। मेरे मामा मुझे बेचने की बात तक नहीं सोच सकते। उन पर झूठे आरोप न लगाओ शेखरदा, तुम उनका दुख दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन और लोग तो समझते हैं। वो कुछ क्षण के लिए रुकी और स्वर को कड़ा करके तेज स्वर में बोली, मामा ने मेरा ब्याह होने से पहले ही गिरीन्द्र बाबू से कुछ रुपए उधार लिए थे। मामा को मुझे बेचने का कोई अधिकार है ही नहीं। ये अधिकार केवल तुम ही को है। और शेखरदा, अगर तुम चाहो तो रुपए देने के डर से बचने के लिए मुझे बेच भी सकते हो। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और शेखर की ओर देखे बिना ललिता जल्दी से वहां से निकल गई। शेखर देर तक निरुद्देश्य इधर से उधर भटकता रहा। बार बार उसे यही ख्याल आ रहा था कि इतनी सी ललिता इन 3 महीनों में कितनी मुखर हो गई है, सारी स्त्रियों जनित बातें सीख गई है और किस तरह उसे निरुत्तर कर गई है। ललिता ने आज जिस प्रकार उससे व्यवहार किया था, उसे देखकर वो सचमुच विस्मित हो उठा था। पराजित होने के कारण उसे ललिता पर क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो यदि शांत भाव से विचार करता तो उसे पता चल जाता कि उसे क्रोध ललिता पर नहीं, अपने ऊपर आ रहा था। वास्तविकता ये थी कि ललिता को चाहने के बावजूद शेखर अपने माता पिता के डर से ललिता से विवाह करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाया था।
जिस समय उसने ललिता के गले में माला डाली थी, उस समय उसे ये आशंका भी थी कि शायद ललिता उसे नहीं मिल सकेगी। इसीलिए वो ऐसा कुछ कर गया था कि उसके कलकत्ता में न होने पर भी ललिता उससे जुड़ी रहे। कलकत्ता लौट आने के बाद शेखर को ये लगा कि ललिता की ओर से कोई हिचक नहीं है और अब शायद ललिता को छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। ललिता को स्वीकार करना भी उसे उतना ही मुश्किल लग रहा था। श्याम बाजार वाला संबंध टूट जाने के बावजूद नवीन चंद्र उसके लिए पैसे वाले नए रिश्ते ढूंढ रहे थे। इधर गुरुचरण बाबू के ब्रह्म समाजी हो जाने के कारण शेखर की ये आशा भी टूट गई थी कि वो माँ को प्यार मनुहार से समझाकर पिता को इस बात के लिए राजी करवा लेगा कि वो शेखर और ललिता की शादी की सहमति दे दें। अब तो उसे लग रहा था कि उसके लिए ये भी संभव न होगा कि वो माँ को ही राजी कर ले। अब तो ये बात मुंह से भी नहीं निकाली जा सकती थी। ललिता को बहुत प्यार करने के बावजूद माँ गुरुचरण के ब्रह्म समाजी होने के कारण ललिता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इधर आज शाम ललिता से जो बात हुई थी, उससे उसकी समझ में ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि उसने खिलवाड़ समझकर उस रात जो भी किया या कहा, ललिता ने उसे बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ग्रहण किया है और अपने आप को शेखर की पत्नी मान लिया है। यदि ऐसा न होता तो आज शाम वो अंधेरे एकांत में इस तरह उसके वक्ष स्थल से सटकर खड़ी न होती। स्पष्ट था कि उसे ऐसा करने में कोई झिझक, संकोच या पाप बोध नहीं था। उसने जिसे पति मान लिया और उस पति ने भी माला बदलकर जिसे अपने वक्ष से सटाकर चुम्बन ले लिया था, वो ललिता उसे पराया मानकर उससे किस बात का संकोच करती। शेखर का सिर चकराने लगा। गिरीन्द्र के साथ इस ललिता के ब्याह की बात चल रही है, लेकिन ये ललिता जो शेखर को अपना पति मान बैठी है, क्या गिरीन्द्र से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? ललिता के इनकार करने पर सब लोग उससे इनकार का कारण पूछेंगे और यदि कहीं ललिता ने गिरीन्द्र से विवाह न करने का सही कारण प्रकट कर दिया तो वो घर और बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? ये सोचकर शेखर की नींद हराम हो गई। ललिता से उसका विवाह असंभव है, ये मानकर शेखर ने ललिता की आशा छोड़ दी थी। लेकिन शुरू के कई दिन वो मन ही मन बेहद डरा हुआ रहा कि कहीं सहसा ही ललिता न आ जाए और सारी बातें न प्रकट कर दे। ऐसी स्थिति में वो किस तरह अपनी सफाई दे पाएगा? ये सोचते ही शेखर को कपकपी होने लगती थी। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे, शेखर को लगने लगा कि उसकी आशंका निराधार है। न ललिता आई, न उसने कोई बात कही और न किसी और ने शेखर से कुछ कहा। यहाँ तक कि गुरुचरण बाबू के घर तक से उसके घर में किसी का आना जाना नहीं हुआ। शेखर के कमरे के सामने की खुली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी। इन दिनों शेखर ने इस डर से छत पर जाना बंद कर दिया था कि कहीं ललिता न दिखाई दे जाए और उससे बात न करनी पड़ जाए। ललिता से सामना करने का साहस शेखर में नहीं था। जब 3-4 सप्ताह बिना किसी विघ्न बाधा के बीत गए तो शेखर की जैसे जान में जान आई। वो मन ही मन सोचने लगा, कुछ भी हो, ईश्वर ने स्त्रियों को लज्जा का जो आभूषण दिया है वो ठीक ही दिया है। कोई भी स्त्री अपनी ही लज्जा की बात सबके सामने कैसे प्रकट कर सकती है? ललिता भी ऐसी कोई बात कैसे बता सकती है जिसे बताकर उसे स्वयं लज्जित होना पड़े? वो बेकार ही डर गया था। ये विचार करने के बावजूद शेखर के मन में शांति नहीं थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी सारी हंसी समाप्त हो गई थी। उसके मन पर अवसाद का आवरण छा गया था। रह रहकर उसे ये ख्याल आता कि क्या अब ललिता कभी कुछ नहीं कहेगी, खामोश ही रहेगी? इस प्रकार के विचारों ने उसकी शांति हर ली थी। बहुत पहले जिस दिन वो बाजार घूमने नहीं जाता था तो शाम को खुली छत पर टहलने लगता था, लेकिन किसी दिन भी उसे गुरुचरण बाबू के परिवार का कोई व्यक्ति
छत पर नहीं दिखाई दिया। एक दिन अन्ना कली कोई सूखा कपड़ा तार से उतारने के लिए छत पर आई थी, लेकिन जैसे ही उसने शेखर को देखा, उसने दृष्टि फेर ली और जब तक शेखर निश्चय करे कि वो उसे आवाज देकर बुलाए, वो कपड़ा लेकर नीचे भाग गई। ललिता तो जैसे भूल ही गई थी कि घर पर कोई खुली छत भी है। शेखर समझ गया कि बाबूजी ने ये छत का रास्ता बंद करवा दिया है। इससे उस घर के सब व्यक्तियों को बहुत आघात पहुंचा है। उस घर के लोगों के स्वाभिमान पर उसे सुख हुआ, लेकिन अपने पिता की संकीर्णता से वो दुख से भर उठा। इसी तरह एक आध महीना और निकल गया, कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। एक दिन बातों ही बातों में भुवनेश्वरी ने उससे कहा, क्यों रे शेखर, इधर तूने ललिता को देखा है क्या? नहीं तो माँ, शेखर ने सिर हिलाकर कहा। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, क्यों, क्या हुआ माँ? अरे, मैंने भी उसे कल कोई 2 महीने बाद देखा। देखकर हक्की बक्की रह गई। लड़की तो बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल सींख हो गई है और चेहरा ऐसा हो गया है जैसे 14 की न होकर 24 की हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैली धोती, जगह जगह उस पर पैबंद लगे हुए। मैंने पूछा, तेरे पास और धोती नहीं है क्या? तो बोली, है माँ, बदलने का टाइम नहीं मिला। फिर माँ रोते रोते बोली, कसूर तो मेरा है, हमेशा मैं ही उसे कपड़े देती आई हूँ। जिस दिन से हवा बदलने के लिए गई थी, आज 6 महीने हो गए हैं इस बात को। उस दिन से आज तक उसे एक भी धोती नहीं दी है। आगे वो नहीं बोल सकी और फफक फफक कर रोने लगी। भुवनेश्वरी सचमुच ही ललिता को अपनी लड़की की तरह प्यार करती थी। शायद उनके कोई बेटी नहीं थी इसलिए। शेखर गुम हो गया, हिला डुला तक नहीं। अपने को प्रकृतिस्थ कर भुवनेश्वरी फिर कहने लगी, लड़की मेरे अलावा कभी किसी से खाने को नहीं मांगती थी। अपने घर में कभी उसने मुंह नहीं खोला। भूख लगती थी तो मेरे आसपास घूमने लगती थी। मैं उसका मुंह देखते ही समझ जाती थी कि लड़की भूखी है। अब भी वो उसी तरह भूखी प्यासी अपने घर में घूमती होगी। मांगना तो उसने सीखा ही नहीं है। चुप रहती होगी और उसके मन की बात समझने की फुर्सत उस घर में किसे है? कौन उसे वहां पूछता होगा? शेखर को अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगा, लेकिन माँ से आंख मिलाने की शक्ति उसमें नहीं थी। वो जिस ओर देख रहा था उधर ही देखता हुआ गंभीर स्वर में बोला, तो माँ, उसे बुलाकर पूछ लो ना, उसे क्या क्या चाहिए। ललिता लेगी अब? अरे, वो बड़ी स्वाभिमानी है। इन्होंने तो उसके आने जाने तक का रास्ता बंद कर दिया। मैं कौन सा मुंह लेकर उनके यहाँ जाऊं? माना कि गुरुचरण देवर ने दुख या चिंता से घबराकर एक गलती कर डाली, तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? अरे, हम लोग तो उनके अपने ही जैसे हैं। तेरे बाबूजी को चाहिए था कि उनसे कोई प्रायश्चित करवा लेते, कोई राह निकालकर सब कुछ ठीक करवा देते। ये तो किया नहीं और उल्टा जाति बाहर कर दिया उनको। तुझसे सच कहती हूँ शेखर, इनके ही कारण गुरुचरण देवर ब्रह्म समाजी बने हैं। इन्होंने तंग कर रखा था उन्हें। जब देखो पैसों का तगादा, हरदम तगादा। इतना पैसा बैंक में होने पर भी यही रट, पैसे कब दोगे, जरूरत है। जब व्यक्ति के मन में घृणा बस जाती है ना शेखर, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो आज ये कहूंगी कि गुरुचरण देवर ने ठीक ही किया। वो गिरीन्द्र ब्रह्म समाजी होने पर भी हम लोगों से कहीं ज्यादा उनका अपना है। उसके साथ ललिता की शादी हो जाए तो ललिता सुख से रहेगी, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ। सुनने में आया है कि उसकी अगले महीने शादी हो जाएगी। सहसा शेखर माँ की ओर मुड़ा और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, तुम्हें कैसे मालूम? भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता से ही सुना था
कि आजकल उसके मामा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा ही है, एक तो उनके मन में सुख नहीं, ऊपर से घर में ये रोज रोज की कलह कलेश। गुरुचरण देवर को एक मिनट के लिए भी शांति नहीं। ललिता पार लग जाएगी तो उनके मन की चिंता कुछ तो कम होगी। शेखर उठा और अपने पलंग पर लेट गया। उसके मस्तिष्क में असंख्य विचार उठ रहे थे और सारे विचार एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाते थे, और वो बिंदु थी ललिता। हफ्ते भर बाद की बात है। शेखर अपनी गाड़ी में ऑफिस से लौट रहा था। गुरुचरण बाबू के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, इसीलिए शेखर को वहीं उतरना पड़ा। गली संकरी थी और उसमें से दो दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थीं। पड़ोसी से पूछने पर शेखर को मालूम हुआ कि दूसरी गाड़ी डॉक्टर की है, जो गुरुचरण बाबू की बीमारी की जांच करने के लिए आए हैं। शेखर को ध्यान आया, हफ्ते भर पहले ही माँ ने बताया था कि गुरुचरण बाबू की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अपने घर न जाकर शेखर सीधे गुरुचरण बाबू के घर चला गया। वहां जाकर शेखर ने देखा, गुरुचरण बाबू हड्डियों का ढांचा बने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बगल की कुर्सी पर डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर गिरीन्द्र बैठा है। बगल में फीका निस्तेज चेहरा लिए ललिता खड़ी है। गुरुचरण बाबू ने बहुत ही धीमे स्वर में शेखर को बैठने के लिए संकेत किया। ललिता ने माथे का पल्ला खींच लिया और अनायास ही दूसरी ओर देखने लगी। उसी मोहल्ले का होने के कारण डॉक्टर भी शेखर का परिचित था। जांच समाप्त कर डॉक्टर नुस्खा आदि लिखने के बाद शेखर के साथ ही बाहर आ गया। पीछे पीछे गिरीन्द्र भी आ गया। गिरीन्द्र ने डॉक्टर को फीस दी तो डॉक्टर ने उसे सचेत करते हुए कहा कि रोग ने अभी अपनी जड़ें ज्यादा नहीं फैलाई हैं। यदि इन्हें वायु परिवर्तन के लिए बाहर ले जा सको तो ये जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर को विदा करके शेखर और गिरीन्द्र दोनों गुरुचरण बाबू के निकट आ गए। ललिता ने संकेत से गिरीन्द्र को एक ओर बुलाया और धीमे स्वर में उससे कुछ परामर्श करने लगी। शेखर ललिता की इस निर्लज्जता को देखकर काट हो गया। गुरुचरण बाबू ने दीवार की ओर करवट ले रखी थी। उन्हें पता ही न चला कि शेखर उनके पास ही कमरे में बैठा है। ललिता और गिरीन्द्र के उसके सामने ही इस तरह खुसर फुसर करके बात करने से शेखर का शरीर जलने लगा। किसी ने उससे कोई बात नहीं की थी। अपने को अपमानित महसूस करता हुआ वो उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। अपने घर पहुंचकर वो सोफे पर धम्म से बैठ गया। आज ललिता ने उसे देखकर माथे का पल्ला खींच लिया था और इस तरह उसकी ओर से मुंह फेर लिया था जैसे वो ललिता के लिए अनजाना और अपरिचित हो। इतना ही नहीं, उसकी आंखों के सामने ही वो ओट में गिरीन्द्र के साथ बड़ी घनिष्ठता से न जाने क्या परामर्श करने लगी थी। शेखर आज निश्चित रूप से समझ गया कि ललिता ने उसे उस कठिन दायित्व से सदैव के लिए मुक्ति दे दी है। अब वो निश्चिंत होकर सांस ले सकता है। अब उसे इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिए कि ललिता आकर सब लोगों को ये बताएगी कि इस शेखर ने एक चांदनी रात में ललिता के गले में माला डालकर ललिता का वरण किया था। आज ललिता ने स्वयं शेखर को ये दिखा दिया है कि गिरीन्द्र शेखर से कहीं अधिक उसका अपना हो गया है और अब शेखर उसका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अपमान से शेखर का समूचा तन जलने लगा। दरवाजे पर भुवनेश्वरी की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। भुवनेश्वरी कह रही थी, क्या कर रहा है तू? नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? जल्दी से हाथ मुंह धो और नीचे आ। शेखर मुंह मोड़कर इतनी फुर्ती के साथ नीचे उतर आया कि भुवनेश्वरी उसका चेहरा न देख सकी। इधर कई दिनों से शेखर के मन में अनेक तरह की बातें अनेक तरह के रूप धारण करके उसे दिन रात तंग करती रहती थी। शेखर बहुत सोचता, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी उसे ही वो नहीं सोचता। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, इसमें वास्तविक दोष किसका है? क्या आज तक उसने कभी ललिता से कोई आशाजनक बात कही
या ललिता को कभी कुछ कहने का अवसर दिया? इस कल्पित डर से कि कहीं ललिता उस रात की बात बताकर उसे सबके सामने नीचा न कर दे, वो ललिता से कतराने लगा था और सारा दोष ललिता के मत्थे मढ़कर सब बातों के लिए उसको दोषी मानकर वो क्रोध, ईर्ष्या, मिथ्याभिमान और अपमान की आग में जलकर राख हो रहा था। संसार में अधिकांश पुरुष शायद स्त्रियों के संबंध में इसी प्रकार विचार करते हैं और इसी प्रकार जल जल कर राख होते रहते हैं। तिल तिल जलते शेखर के इसी तरह 6-7 दिन निकल गए। एक दिन शाम को शेखर अपने कमरे में अकेला वही आग सुलगाए हुए बैठा था कि दरवाजा खुला और अन्ना कली का हाथ थामे ललिता ने उसके कमरे में प्रवेश किया। शेखर के संभलने से पहले ही अन्ना कली ने कहा, शेखर दा, हम दोनों तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। कल हम लोग जा रहे हैं। शेखर के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। वो हक्का बक्का होकर बस उन्हें देखता रहा। अन्ना कली कह रही थी, तुम्हारे चरणों में रहकर हमने बहुत अपराध किए हैं शेखर दा, तुम उन सबको भूल जाना। शेखर समझ गया कि ललिता ने ही ये सारी बातें अन्ना कली को रटाई हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो हम लोग मुंगेर जा रहे हैं। वहाँ गिरीन्द्र बाबू का मकान है। बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी हम लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ की जलवायु बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब उनकी तबीयत कैसी है? शेखर ने प्रश्न किया। पहले से कुछ अच्छी है, तभी तो हम लोग जा रहे हैं, अन्ना कली ने उत्तर दिया और अपने आंचल के अंदर से कई साड़ियां निकालकर दिखलाते हुए कहा, ये सब ताई जी ने दी हैं। जब ललिता आगे बढ़ी, मेज पर एक चाबी रखती हुई बोली, तिजोरी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी, इसे यहाँ रखे जा रही हूँ। फिर एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, लेकिन तिजोरी में 1 भी रुपया नहीं है, सब खर्च हो गए हैं। शेखर ने एक लंबी सांस ली। अन्ना कली ललिता के निकट आकर बोली, दीदी चलो ना, सामान बांधना है, देर हो रही है। ललिता के कुछ कहने से पहले ही शेखर ने अन्ना से बहुत प्यार के साथ कहा, तू मेरी बहुत अच्छी बहन है ना अन्ना, जरा नीचे से मेरे लिए एक पान तो ले आ। अन्ना मुड़ी ही थी कि ललिता ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, तू देर लगा देगी, तू यहीं रह, मैं 1 मिनट में पान लेकर आती हूँ। और कमरे से बाहर हो गई। थोड़ी देर बाद वो पान लेकर लौटी और अन्ना कली को पकड़ाकर एक ओर चुपचाप खड़ी हो गई। अन्ना कली ने पान शेखर को दे दिया। शेखर ने चुपचाप उसे ले लिया और उसी तरह मूर्ति की तरह बैठा रहा। अब चलूंगी शेखर दा, कहते हुए अन्ना कली ने शेखर के निकट आकर जमीन से सिर छुआकर प्रणाम किया। ललिता जिस जगह खड़ी थी वहीं से उसने जमीन पर अपना माथा लगाकर शेखर को प्रणाम किया और अन्ना कली का हाथ पकड़ धीमे सधे कदमों से बाहर आ गई। शेखर अपना दंभ और आत्मसम्मान लिए हुए उसी तरह स्तब्ध बैठा रहा। उसका चेहरा रक्तहीन हो गया था। ललिता शेखर से अंतिम विदा लेने आई थी। उसे शेखर से जो कुछ भी कहना था वो उसने बिना कुछ कहे कह दिया था। सत्य ये था कि ललिता चाहती ही नहीं थी कि कोई बात उठे और उसे कुछ कहना पड़े, इसीलिए वो अन्ना कली को साथ लाई थी। कोई शिकायत किए या उल्हाना दिए बिना वो चुपचाप चली गई थी और शेखर को हमेशा के लिए परास्त कर गई थी। पराजित शेखर न जाने कब तक उसी तरह संज्ञा शून्य बैठा रहा। गुरुचरण बाबू के स्वास्थ्य की टूटी नैया मुंगेर की जलवायु में भी इस योग्य न हो सकी कि वो और अधिक यात्रा कर सकें। साल भर तक बीमार रहने के बाद वो एक दिन महाप्रस्थान के पथ की ओर बढ़ गए। गिरीन्द्र को उनसे बहुत स्नेह हो गया था। उसने पूरी कोशिश की कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। गुरुचरण ने अपने अंतिम समय में गिरीन्द्र का हाथ थामकर आंसू भरे नयनों से प्रार्थना की थी कि गिरीन्द्र,
उनके परिवार को मझधार में न छोड़ दे, वो उनके परिवार का ही एक सदस्य बन जाए, ताकि वो परलोक में कष्ट न पाए। गिरीन्द्र ने सच्चे मन से उन्हें वचन दिया था कि वो उनके परिवार से कभी विमुख नहीं होगा। गिरीन्द्र के इस वचन से गुरुचरण बाबू के तप्त हृदय को बहुत सुख संतोष मिला था। उन्होंने बहुत शांति के साथ देह त्यागी थी। कलकत्ता वाले मकान में गुरुचरण कुछ किराएदार बसा गए थे। उन्हीं से एक दिन भुवनेश्वरी और शेखर को गुरुचरण बाबू के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली। इधर शेखर के परिवार में भी एक दुर्घटना हो गई। नवीन चंद्र का सहसा देहांत हो गया। शोक संतप्त भुवनेश्वरी दुख से विहल होकर काशी चली गई और गृहस्थी का भार बड़ी बहू पर छोड़ गई। वो उससे कह गई कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल आकर शेखर का विवाह कर देंगी। ये नया संबंध नवीन चंद्र ने ही निश्चित किया था। यदि उनकी सहसा मृत्यु न हो जाती तो अब तक वो शेखर की शादी भी कर देते, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण ये कार्य साल भर के लिए स्थगित हो गया। साल पूरा होने पर लड़की वाले आए और शेखर को आशीर्वाद देकर इसी महीने विवाह की तिथि निश्चित कर गए। वो लोग शेखर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर गए कि वो शीघ्र ही काशी जाकर अपनी माँ को ले आए। खिन्न मन से शेखर काशी जाने की तैयारी करने लगा। अलमारी में से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखते हुए उसे सहसा ललिता की याद आ गई। उसके ये सब काम ललिता बहुत निपुणता से करती थी। उसके मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। 3 वर्ष बीत गए थे उन लोगों को यहाँ से गए हुए। इस बीच गुरुचरण बाबू की मृत्यु की सूचना के अलावा उनका कोई अच्छा या बुरा समाचार उसे नहीं मिला था। उसने समाचार जानने का प्रयत्न भी नहीं किया था, जानकर करता भी क्या। ललिता ने तो उस शाम उससे अंतिम विदा ले ही ली थी। आज फिर भी सहसा उसके मन में ये ख्याल आया कि यदि पता चल जाता कि ललिता कहाँ है, कैसी है, उसकी घर गृहस्थी तो ठीक है ना, तो शायद उसे बहुत संतोष होता। गुरुचरण बाबू के मकान में जो किराएदार रहते थे वो मकान खाली कर कहीं और जगह चले गए थे। 2 महीने से मकान खाली था। इसीलिए जब सहसा ही पुरानी मेहरी ने दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पुकार लगाई, छोटे बाबू, आपको अन्ना गली की माँ जी ने बुलाया है, तो शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही क्षण पहले तो वो उन्हें याद कर रहा था। शेखर दरवाजे तक आ गया और आश्चर्य से बोला, अन्ना कली की माँ जी यहाँ कहाँ? मेहरी ने गुरुचरण बाबू के मकान की ओर हाथ उठाकर कहा, अपने घर में। वो लोग कल रात मुंगेर से यहाँ आए हैं। अच्छा चलो। सूटकेस उसी तरह छोड़कर शेखर नीचे उतर आया। शाम रात में परिवर्तित होने वाली थी। जैसे ही शेखर ने गुरुचरण बाबू के मकान में कदम रखा, उसकी विधवा चाची जोल जोल से रोने लगी। शेखर दरी पर उनके पास ही बैठ गया और धोती की कोर से अपनी आंखें पोंछने लगा। वो आंसू गुरुचरण बाबू के लिए ही नहीं, अपने पिता के लिए भी थे। अंधेरा बढ़ते ही ललिता आकर दिया जला गई। गले में आंचल डालकर उसने दूर से ही शेखर को प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर चली गई। शेखर उस पराई स्त्री को आंख उठाकर अच्छी तरह न देख सका। फिर भी कनखियों से वो जितना देख सका, उससे उसे यही लगा कि ललिता और भी लंबी और बहुत दुबली हो गई है। रोना धोना समाप्त कर गुरुचरण बाबू की विधवा स्त्री ने शेखर से यही कहा कि वो इस मकान को बेचकर मुंगेर में अपने जमाई के पास रहना चाहती हैं। शेखर के पिता की इच्छा थी कि वो इस मकान को खरीद लें। यदि इस समय उचित दाम पर शेखर ये मकान खरीद ले तो एक तरह से घर बाहर वालों के हाथ में न जाकर घर वालों के पास ही रहेगा। उन्हें भी ये दुख न होगा कि उन्होंने मकान बेच दिया है, और अगर भविष्य में वो कभी मुंगेर से यहाँ आई तो 2-1 दिन उन्हें यहाँ रहने में किसी तरह का संकोच भी नहीं होगा। शेखर ने यही कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि वो माँ से पूछकर ही इस संबंध में हाँ या ना कह सकेगा। अपने आंसू पोंछते हुए ललिता की मामी ने पूछा, क्या दीदी इस बीच यहाँ नहीं आएंगी? शेखर ने बताया कि वो उसी रात माँ को लेने काशी जा रहा है।
धीरे धीरे ललिता की मामी ने शेखर से उसके घर परिवार, उसकी शादी, उसकी होने वाली ससुराल और उससे मिलने वाले दहेज के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। शेखर जब वहां से उठा तो चांद निकल आया था। गिरीन्द्र उस समय अपनी बहन मनोरमा चारूवाला की मां के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर ललिता की मामी बोली, मेरे जमाई से तुम्हारी बातचीत नहीं हुई शेखर? बहुत ही अच्छा लड़का है। आज के समय में ऐसा लड़का मिलना असंभव है। इस बात में तो मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है, शेखर ने जल्दी से कहा। और रही बातचीत, वो तो मेरी कई वर्ष पहले हो चुकी है। ये कहते हुए वो बाहर निकल आया। बैठक के सामने वो ठिठक गया। अंधेरे में दरवाजे की आड़ में ललिता खड़ी थी। धीरे से बोली, सुनो, माँ को लेने क्या आज ही जा रहे हो? हाँ, आज ही रात। माँ ठीक तो है ना? ठीक तो है, लेकिन इस आघात को वह सह नहीं सकी हैं। उनका चित्त ठिकाने नहीं है। तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल, कहकर शेखर झटपट बैठक से बाहर आ गया। शेखर को रास्ते में ऐसा लगा जैसे ललिता के साथ खड़े होकर बातें करने से उसका सारा शरीर अपवित्र हो गया है। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। घर पहुंचकर उसने किसी तरह सूटकेस पैक किया और सोफे पर लेट गया। गाड़ी में अभी देर थी। लेटे लेटे वो ललिता के विषय में सोचने लगा और अपने मन में घृणा के दहकते अंगारे भरने लगा। उसकी दृष्टि में ललिता धोखेबाज थी, उल्टा थी। उसकी मामी ने बात करते समय ये भी बताया था कि लड़की की शादी बहुत आनंदपूर्ण अवसर पर नहीं की गई थी, इसीलिए शेखर को निमंत्रण नहीं दिया गया था। वैसे ललिता ने तो बहुत कहा था कि तुम सब लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। ललिता की ये दृष्टता आग का गोल चक्र बनकर शेखर के सारे शरीर को भस्म करने लगी। अपने विवाह से 10-12 दिन पहले शेखर माँ को लेकर काशी से वापस आ गया। 3-4 दिन बाद एक सुबह माँ माँ की आवाज लगाता हुआ शेखर कमरे के अंदर घुसा तो ललिता को भुवनेश्वरी के साथ फर्श पर बैठकर कुछ काम करते देख वहीं ठिठक गया। ललिता जो कुछ कर रही थी उसने उस काम को रोक दिया और मुंह नीचा कर कालीन को देखने लगी। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है रे? शेखर इतना हड़बड़ा गया था कि काम ही भूल गया। बोला, कुछ नहीं, अभी रहने दो, फिर बात करूंगा। कहते कहते वो कमरे से बाहर हो गया। ललिता का चेहरा तो उसे नहीं दिखाई दिया, लेकिन जाते समय उसकी दृष्टि ललिता के दुबले पतले हाथों पर जरूर पड़ गई। दोनों हाथ सूने थे, उनमें सिर्फ कांच की 2-2 चूड़ियां पड़ी हुई थीं। शेखर तिरस्कार के भाव से हंसते हुए अपने आप से बोला, अच्छा ढोंग रचाया है। ये बात शेखर ने इसीलिए कही थी क्योंकि उसे मालूम था कि गिरीन्द्र बहुत पैसे वाला है। ऐसे धनी व्यक्ति की पत्नी गहनों से न लदकर कांच की 2-2 चूड़ियां ही हाथ में डालती है, तो इसका मतलब यही है कि इस तरह ढोंग करके वो भुवनेश्वरी के मन में करुणा जगा रही है। ललिता जिस ओर बैठी थी उस ओर देखकर शेखर बहुत उपेक्षा के साथ हंसा। उसी शाम शेखर नीचे उतर रहा था और ललिता उसी मंद गति से ऊपर जा रही थी। ललिता को देखकर शेखर जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरने लगा। ललिता एक ओर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शेखर जैसे ही उसके निकट आया, उसने बहुत ही संकोच के साथ धीमे स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझसे? शेखर ने विस्मय के साथ पूछा। हाँ, तुमसे, ललिता ने मृदुल स्वर में कहा। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? शेखर ने जैसे उसे झिड़की दी और पहले से भी तेज कदमों से खटखट करता हुआ सीढ़ियां उतर गया। ललिता स्तब्ध खड़ी रही, पता नहीं कितनी देर तक, फिर एक गहरी सांस छोड़कर ऊपर चली गई। दूसरे दिन शेखर अपने दीवान खाने में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा गिरीन्द्र अंदर आ रहा है। शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। गिरीन्द्र ने हाथ जोड़कर उससे नमस्ते की और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्ते का उत्तर दिया और अखबार मोड़कर एक ओर रख दिया। वो उत्सुकता से गिरीन्द्र की ओर देखने लगा कि गिरीन्द्र क्या कहने आया है।
कुछ क्षण चुप्पी के बाद गिरीन्द्र ने एकदम बात छेड़ दी। कहने लगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सुबह ही सुबह तकलीफ़ देने आया हूँ। काम बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मेरी सास जी ने आपसे उस शाम बात की थी, आपको याद होगा। वो अपना मकान आपको बेचना चाहती हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि अगर आप जल्दी ही इसकी कुछ व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी। वो इसी महीने मुंगेर लौट जाना चाहती हैं। शेखर को गिरीन्द्र को देखकर बेचैनी होने लगती थी। आज तो वो स्वार्थवश आया था, इसीलिए उसकी बातें भी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शेखर ने बहुत ही रूखे स्वर में गिरीन्द्र से कहा, आप जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन पिताजी के न होने पर भैया ही असली मालिक हैं। आप उनसे ये सब कहिए। ये बात तो हम सबको मालूम है, गिरीन्द्र ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना थी कि अगर आप ही भैया से कहें तो ठीक होगा, वो मान जाएंगे। शेखर के स्वर का रूखापन कम नहीं हुआ। वो उसी तरह बोला, आपके कहने से भी भैया मान जाएंगे? उस तरफ के अभिभावक आप हैं, हमारी तरफ के अभिभावक भैया। मैं तो बीच में कहीं नहीं आता। गिरीन्द्र ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मेरे कहने से ही ये समस्या सुलझ जाए तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन कल दीदी कह रही थी कि अगर आप इस काम को हाथ में लें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। शेखर अब तक दीवान पर अधलेटा हुआ लापरवाही से बात कर रहा था। अब वो ठीक बैठ गया और बोला, कौन दीदी? ललिता दीदी। गिरीन्द्र ने उसी सहज भाव से कहा, दीदी कह रही थी कि। शेखर का सिर चकराने लगा। आगे का एक भी शब्द उसके कान में नहीं पड़ा। हदबुद्धि की तरह वो मूढ़ दृष्टि से गिरीन्द्र को देखने लगा। गिरीन्द्र चुप हो गया। सहसा शेखर ने प्रश्न किया, मुझे इस तरह पूछने के लिए क्षमा कीजिएगा गिरीन्द्र बाबू, लेकिन क्या आपका विवाह ललिता के साथ नहीं हुआ है? गिरीन्द्र ने दांतों तले जीभ दबा ली और बोला, राम राम, क्या बात कह रहे हैं आप? आप तो उनके घर में सभी को जानते हैं। मेरा विवाह तो अन्ना काली के साथ हुआ है। लेकिन अन्ना से तो आपके विवाह की बात नहीं चली थी। ठीक कहते हैं आप, अन्ना के साथ मेरे विवाह की बात नहीं चली थी, लेकिन गुरुचरण बाबू मरते समय मुझसे अनुरोध कर गए थे कि मैं और कहीं शादी न करूं, नहीं तो ये परिवार बेसहारा ही हो जाएगा। मैंने गुरुचरण बाबू को वचन भी दिया था। उनकी मृत्यु के बाद दीदी ने मुझे सब बातें समझाकर बताया कि उनका विवाह हो चुका है और उनके पति जीवित हैं। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता। कोई दूसरा व्यक्ति शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि किसी ने उनके पति को नहीं देखा है। लेकिन मैं दीदी को कई वर्षों से जानता हूँ। मैं उनकी किसी भी बात पर अविश्वास नहीं कर सकता। और फिर विवाहित स्त्री के साथ दोबारा विवाह कैसे किया जा सकता है? लेकिन सुनिए, ये आपको क्या हो गया है? आपकी आंखों में आंसू? शेखर की दोनों आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। गिरीन्द्र के सामने ही उसके आंसू बह निकले। शेखर को कुछ भी होश न था। उसे ये भी ध्यान न आया कि किसी पुरुष के सामने दूसरे पुरुष का अपनी कमजोरी प्रकट करना उस पुरुष के लिए बहुत ही शर्म की बात है। गिरीन्द्र चुपचाप बैठा शेखर को रोते हुए देखता रहा। संदेह तो उसके मन में बहुत पहले से था। आज वो दृढ़ हो गया कि शेखर ही ललिता का पति है। शेखर ने आंसू पोंछे और भर्राए स्वर में कहा, लेकिन गिरीन्द्र बाबू, आप तो ललिता से प्यार करते थे। गिरीन्द्र के खिले हुए चेहरे पर अवसाद की एक हल्की सी छाया आ गई, किंतु शीघ्र ही वो मुस्कुराने लगा। फिर रुक रुक कर सोचते हुए कहने लगा, इस सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं है शेखर बाबू। और फिर जैसा मैं अभी अभी कह चुका हूँ, कोई किसी को कितना भी प्यार क्यों न करे, वो जानबूझकर किसी विवाहित स्त्री से, किसी की अमानत से विवाह नहीं कर सकता। खैर, जाने दीजिए। मैं उम्र में छोटा हूँ। अपने से बड़ों के संबंध में इस तरह की चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है।
ये कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और चलते हुए बोला, मेरे अनुरोध की रक्षा कीजिएगा। हो सके तो बड़े भैया से बात कीजिएगा। मैं फिर आऊंगा। नमस्कार। निर्विकार भाव से वो बाहर निकल गया। शेखर पहले ही दिन से गिरीन्द्र के प्रति अपने मन में विद्वेष और तिरस्कार का भाव रखता आया है। अब तक तो उसके मन में ये विद्वेष और तिरस्कार तीव्र घृणा में परिवर्तित हो गया था, किंतु आज इसी गिरीन्द्र के दीवान खाने से जाते ही शेखर दीवान से उठकर खड़ा हुआ और जिस स्थान पर गिरीन्द्र बैठा हुआ था उससे सिर छुआकर बार बार इस देवतुल्य नवयुवक को नमस्कार करने लगा। व्यक्ति चुपचाप कितना बड़ा त्याग कर देता है और किसी को बताता तक नहीं। किस तरह हंसते हंसते अपने दिए वचन का पालन करता है, चाहे ऐसा करने में उसे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो। ये बात शेखर ने अपने जीवन में आज पहली बार देखी। दोपहर के समय भुवनेश्वरी अपने कमरे में नीचे बैठी हुई ललिता की मदद से नए कपड़े संभाल कर रख रही थी कि शेखर भीतर घुस आया और उनके बिस्तर पर बैठ गया। आज वो ललिता को देखकर न कतराया न हड़बड़ाया। माँ शेखर की ओर देखकर बोली, क्या है शेखर? शेखर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा देखता रहा कि माँ और ललिता किस तरह कपड़ों की तह लगा रही हैं। शेखर बोला, ये क्या हो रहा है माँ? भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया, नए कपड़ों में से किसको क्या क्या कपड़े देने होंगे यही हिसाब लगा रही हूं। लगता है और भी कपड़े मंगाने होंगे, क्यों बेटी? ललिता ने सिर हिलाया। अभिप्राय था हाँ, मंगाने होंगे। शेखर ने भी हंसकर कहा, और अगर मैं ब्याह न करूं तो? भुवनेश्वरी ने भी हंसकर कहा, हाँ, ये तुम कर सकते हो। तुम में इस तरह के असंख्य गुण हैं। ठीक है माँ, तो फिर ऐसा ही होगा। भुवनेश्वरी गंभीर हो गई, बोली, ये क्या कह रहा है तू? ऐसी अशुभ बात जबान पर मत ला। अब तक तो जबान पर नहीं लाया था माँ, लेकिन अब भी बात जबान पर नहीं लाऊंगा तो बहुत बड़ा पाप होगा माँ, शेखर ने गंभीरता के साथ कहा। भुवनेश्वरी कुछ आशंकित होकर गंभीरता के साथ शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, माँ, तुमने अपने इस नालायक लड़के के बहुत से अपराध क्षमा किए हैं। तुम्हें मेरा ये अपराध भी क्षमा करना होगा। सच माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकूंगा। जिस ढंग से शेखर ने ये बात कही थी और ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर जो भाव आ गया था, उसे देखकर भुवनेश्वरी सचमुच बहुत व्याकुल हो उठी थी। अपने मन के संघर्ष को दबाती हुई वो बोली, अच्छा अच्छा, मत करना शादी, लेकिन तू इस समय चले जा यहाँ से। मुझे अभी बहुत से जरूरी काम करने हैं। शेखर ने फिर एक बार हंसने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब साफ सीधे स्वर में उसने कहा, माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मुझसे ये शादी नहीं हो सकेगी। मैं कर नहीं पाऊंगा। तुम इसे रोक दो। बेकार की बात मत कर शेखर। शादी को क्यों बच्चों का खेल समझ रखा है? खेल नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं माँ। शेखर के सुर में पहली बार दृढ़ता आई। भुवनेश्वरी भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि बात सचमुच गंभीर है और इसे मजाक में टालना उचित नहीं है। वो स्वर को ऊंचा करके बोली, शेखर, मुझे परेशान मत कर। तुझे क्या हो गया है, मुझे समझा। बता, क्या बात है? इस तरह की ऊट पटांग बातों से मुझे बहुत घबराहट और उलझन होती है। किसी और दिन सुनना माँ, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। आज नहीं। आज नहीं बताएगा तो और किस दिन बताएगा? भुवनेश्वरी झुंझलाकर बोली। फिर वो कपड़ों की गठरी एक ओर सरकाती हुई खींच के साथ बोली, तो ऐसा कर शेखर, आज ही मुझे काशी वापस भेज दे। मैं ऐसी दिमाग खराब करने वाली झंझट की गृहस्थी में एक रात भी नहीं रहना चाहती। उनका परेशान चेहरा देखकर शेखर आगे कुछ नहीं बोला। सिर झुकाकर चुप हो गया, चुप ही बैठा रहा। भुवनेश्वरी की झुंझलाहट और बढ़ गई। वो उठती हुई व्यग्र स्वर में बोली,
तू आज मुझे काशी भेज ही दे। ललिता भी मेरे साथ जाना चाहती है, शायद वहां ही इसकी कोई व्यवस्था हो सके। शेखर को हंसी आ गई। भुवनेश्वरी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी कि यह हंस क्यों रहा है। शेखर हंसते हुए बोला, माँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो इसकी व्यवस्था और किसके साथ करोगी? तुम्हारी आज्ञा से बड़ी और क्या चीज होगी इसके लिए? शेखर को हंसते हुए देखकर भुवनेश्वरी की जान में जान आई। अब उन्हें लगने लगा कि बात इतनी अधिक गंभीर नहीं है जितनी वो समझ रही हैं। ललिता की ओर देखकर वो कुछ विस्मय से बोली, सुन ली बेटी इसकी बात? इसका ख्याल है कि मैं जहां भी चाहूं तुम्हें खुशी से ले जा सकती हूँ। अरे, ये स्वतंत्र है क्या बेचारी? इसकी मामी नहीं है सिर पर? उनसे नहीं पूछना होगा मुझे? क्यों बेटी, पूछना होगा ना? ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर जिस तरह बात कर रहा था उससे ललिता को बहुत संकोच हो रहा था। उसका मन हो रहा था कोई बहाना बनाकर वो बाहर निकल आए। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेखर ने मन कड़ा करके कहा, तुम सुन लो माँ, तुम इसकी मामी से कहना चाहो तो कह दो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम जो कहोगी वही होगा। ये बात मैं भी जानता हूं और जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो वो भी जानती है। यही तुम्हारी बहू है माँ। अपनी बात पूरी करते करते शेखर को कुछ शर्म महसूस हुई। उसने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य से शांत हो गई। इतनी गंभीर प्रकृति का लड़का शेखर अपनी माँ के साथ किस तरह का मजाक कर रहा है? शेखर के चेहरे पर अपनी दृष्टि गढ़ाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, तूने क्या कहा अभी? ये कौन है मेरी? शेखर ने सिर ऊपर नहीं उठाया, लेकिन चुप्पी भी नहीं साधी। कुछ संभलकर सधे स्वर में शेखर धीरे धीरे बोलने लगा, बता तो दिया माँ, ये ललिता तुम्हारी बहू है। आज से नहीं, बल्कि 4 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तुम सचमुच ही उसकी सास हो। मैं और ज्यादा नहीं कह सकूंगा माँ। पूरी बात तुम अपनी बहू से ही पूछ लो, ये बता देगी तुम्हें। शेखर ने ललिता की ओर दृष्टि डाली और देखा कि ललिता इस बीच उठ खड़ी हुई है। सिर पर पल्ला रखकर माँ को प्रणाम करने के लिए ललिता आगे बढ़ रही है। शेखर भी उठकर ललिता के पास आ गया और उसकी बगल में खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ भुवनेश्वरी के चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद शेखर अपने आवेग पर लज्जित हो झेंपता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। भुवनेश्वरी की आंखों से प्रसन्नता के कारण आंसू बहने लगे। वो सचमुच ललिता को बहुत प्यार करती थी। भुवनेश्वरी देवी ने आगे बढ़कर अपना भारी संदूक खोला और अपने सब गहने बाहर निकाले। एक एक गहना ललिता को धीरे धीरे पहनाते हुए वो बहुत प्यार के साथ उससे बातें करती जा रही थी। बातें करते हुए उन्होंने शेखर और ललिता के बीच हुई एक एक बात जान ली। प्रसन्नता के अतिरेक के कारण भुवनेश्वरी ने ललिता को अपनी छाती से लगा लिया और उसका मस्तक चूमती हुई बोली, इसीलिए गिरीन्द्र ने अन्नाकली से शादी की? हाँ माँ, ललिता ने धीमे स्वर में कहा। जब मैंने गिरीन्द्र से कहा कि मेरा विवाह हो चुका है तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने गिरीन्द्र से कह दिया था कि मेरा ब्याह हो चुका है। मेरे पति मुझे स्वीकार करें या ना करें, ये उनकी इच्छा है, लेकिन वो हैं जरूर। भुवनेश्वरी ने प्यार से ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, जरूर हैं। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ तेरे पति दीर्घजीवी हों। लेकिन ठहर तो बेटी, मैं अविनाश को तो खबर कराऊं कि शेखर की बहू बदल गई है। भुवनेश्वरी हंसती हुई बड़े लड़के के कमरे की ओर बढ़ गई। ये थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी परिणीता। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए विदा।